नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री बाबू सिंह रघुवंशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रघुवंशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवंशी जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से हैं। जनता पार्टी, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी तब से जुड़े हुए हैं जब से इस पार्टी की शुरुआत हुई, और मध्य प्रदेश में पार्टी के थिंक टैंक माने जाते हैं। चाहे मध्य प्रदेश पार्टी का घोषणा पत्र लिखना हो, या चुनाव की तैयारियां करनी हो, या चुनाव की व्यूह रचना करने वाले खास सिपह सालारों की बात हो, हर जगह बाबू सिंह जी नजर आते हैं। लेकिन आपने सत्ता का सुख नहीं लिया, सत्तारूढ़ दल में रहे, पद पर नहीं रहे, लाल पीली हरी बत्ती में नहीं घूमे, लेकिन काम पार्टी के लिए बहुत किया है। क्या उपलब्धि रही आपकी? 40 साल से भी अधिक हो गए आपको पार्टी की सेवा करते हुए। क्या लगता है आपको, क्या अन्याय हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मेरे साथ कोई अन्याय हुआ है। पार्टी के उस पर निर्णयों पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। पार्टी ने मेरे साथ हमेशा न्याय किया है और जो सम्मान मुझे मिलना चाहिए हमेशा दिया है। पार्टी की एक अपनी व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को विभिन्न जिम्मेदारी दी जाती है, तो पार्टी ने उससे कभी मुझे वंचित नहीं रखा। कभी आपने टिकट की इच्छा जाहिर की, विधानसभा, लोकसभा, महापौर? कुछ ऐसा हुआ कि 1900 ईमानदारी से बात समझे तो जो चुनाव की राजनीति में का समय आया वो 1977 से आया, जब जनता पार्टी बनी और चुनाव हुआ। तो लोकसभा चुनाव में तो हमको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे। विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो हमारे इतने सीनियर लीडर्स थे कि उनके रहते टिकट मांगना उनका अपमान करना था जी। इसलिए 1977 में, 1980 में, 1984-85 में जब भी चुनाव हुए तो हमसे सीनियर जो लोग थे जिनके मार्गदर्शन में हमने राजनीति शुरू की, और वो सक्षम थे, बूढ़े नहीं हुए थे, जैसे धारकर जी हैं, श्री वल्लभ जी शर्मा हैं, उत्सव चंद जी पोरवाल हैं, ये सब लोग राजनीति में थे, इसलिए उनके रहते कोई विधानसभा का टिकट मांगे ये हमारे दिमाग में कल्पना में भी नहीं आता था। हाँ, ये बात जरूर है कि 1983 में जब इंदौर नगर निगम के चुनाव 20 साल बाद हुए हाईकोर्ट के निर्णय के कारण, तब मुझे बहुत दबाव डाला गया कि मैं चुनाव लड़ूं। पर जो चुनाव का टिकट वितरण समिति थी उसमें 4 लोग थे, उसका मैं एक सदस्य था। तो हम चारों लोगों ने निश्चय किया था कि जो इस कमेटी में टिकट देने का काम करेगा वो स्वयं टिकट नहीं लेगा। एक आदर्श व्यवस्था वही होती है, और उस कारण से उसमें मैं था, श्री वल्लभ जी शर्मा थे, हमारे कोषाध्यक्ष जो प्रीतमलाल जी दुआ थे वो थे, और हमारे जो संगठन मंत्री थे उस समय और प्रदेश के महामंत्री थे लक्ष्मी नारायण जी पांडे। हम 4 लोग वो जो अंतिम निर्णय करने वाली कमेटी थी उसके थे। तो हमने तीनों ने तय किया कि हम चुनाव का टिकट नहीं लेंगे। उसके बाद फिर एल्डरमैन बनने की बारी आई, तो उसमें ऐसा लगा कि चूंकि पार्टी पहली बार जीत के आई है, हम 3 से 33 हुए थे जी। उसके पहले हमारे 3 पार्षद चुन के आते थे। समाजवादी पार्टी हमसे बड़ी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी हमसे बड़ी पार्टी थी, और हम तो चौथे 5वें नंबर की पार्टी जनसंघ के रूप में रहा करते थे। पर कुछ जनता का समर्थन मिला, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया, नेताओं का मार्गदर्शन भी ठीक मिला, और उसके कारण हम 3 से 33 हुए। नगर निगम में हमारा मेयर बना, और जब एल्डरमैन बनने की बारी आई तब भी समग्र रूप से विचार हुआ कि जिन क्षेत्रों में या जिन वर्गों में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, उस समय सिख समाज में भारतीय जनता पार्टी का उतना पहुंच नहीं थी, इसलिए उनसे एल्डरमैन आ जाए, जो सफाई कर्मचारी है उनका प्रतिनिधित्व हो जाए, महिलाओं का हो जाए, और उस विचार के कारण श्रमिक क्षेत्र का हो जाए। उस विचार के कारण भंवर सिंह जी को एल्डरमैन बनाया, सुमित्रा ताई जी को एल्डरमैन बनाया, हमारे एक राजपाल साहब थे, सिख थे, उनको बनाया। एक हरीश नागर थे, वो अनुसूचित जाति से आते थे, सफाई कर्मचारी थे, उनको बनाया। और ये विचार किया कि श्रमिक क्षेत्र का भी हो जाए, अपने सिख समाज से हो जाए, महिलाओं का हो जाए। एक पुष्पा जैन थी, उनको महिला के नाते बनाया, और वो भी टिकट वितरण समिति में चूंकि मैं था, इसलिए एल्डरमैन बनने का भी हमने तय किया कि जो, इसलिए दुआ जी का भी नाम था एल्डरमैन बनने में, मेरा भी था। तो हमने तय किया कि नहीं भाई, हम स्वयं अपने लिए टिकट नहीं लेंगे, और इसलिए हम वो नहीं लेंगे। उसके बाद फिर कुछ ऐसा चलता रहा। फिर 4 नंबर क्षेत्र मेरा कार्यक्षेत्र रहा, वहाँ लक्ष्मण सिंह गौड़ जो मेरे भतीजे हैं वो उभर के अच्छे नेता के रूप में आए, इसलिए उनको टिकट दिलवाने में मैंने पूरी मदद की। फिर आज तक जब तक वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, मैं उनका चुनाव का काम देखता हूँ। आप चुनाव संचालक भी रहे, कई चुनाव लोकसभा, नगर निगम, विधानसभा आपने करवाए।
कभी लगा नहीं कि ये क्या जिंदगी भर अपन बाराती जमाते रहो, खुद घोड़े पे बैठने का मौका क्यों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, 1965 में जब मैं 15 साल का था जी, तब मैं पहली बार जेल गया। वो हिंदी का आंदोलन चल रहा था। उसमें वैदिक जी, मेरे स्वयं के भाई साहब यशवंत रघुवंशी, मानबल सोनी, ये लोग उसके नेता हुआ करते, विक्रम वर्मा, और उन्होंने आह्वान किया तो स्कूल में भी हड़ताल होना चाहिए और स्कूल बंद होना चाहिए। उसको करके हम लोगों ने स्कूल बंद करवाया और उसके बाद में फिर 15 साल की उम्र में जेल चले गए। 15 साल की उम्र पहली बार कितने दिन रहना हिंदी को लेकर। कितने दिन जेल में रहे? वो तो सुबह ले गए थे, रात को छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, जेल के दरवाजे में अंदर किया और रात को 12 बजे, वो उस समय ऐसा ही चलता था, विद्यार्थी आंदोलन बहुत तेजी पे थे जी। तो उस समय मैं पहली बार जेल गया और उसके बाद फिर मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। फिर एक युवा संघ होता था जनसंघ का, पहले बना था वो, उससे जुड़ा। फिर युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, तो कभी नाम में नहीं आया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप संस्थापक सदस्य में हैं, तो ये क्या कहानी है कि भारतीय जनता पार्टी बाद में बनी, भारतीय जनता युवा मोर्चा पहले बना, ये क्या कहानी? जी, वो कहानी है कि दिल्ली में जब जनता पार्टी का विधिवत गठन हुआ, जनता पार्टी तो जेल में बनी थी जी, जब विधिवत गठन हुआ तो वो जो प्रगति मैदान है वहां पर उसका अधिवेशन रखा गया पहला, और उसमें फिर इमरजेंसी के बाद दिल्ली की सरकार बनने के बाद जी, राज्यों के चुनाव नहीं हुए थे। हाँ हाँ, और तब ये हुआ कि जयप्रकाश जी ने वीटो करके और श्री चंद्रशेखर जी को अध्यक्ष बनवाया। हालांकि वो 4-5 लोग हमारे साथ आए थे, मतलब जनता पार्टी में आए थे, वो कृष्णकांत जी और 3-4 लोग और थे उनके साथ, जो युवा तुर्क कहलाते थे कांग्रेस के, वो आए थे। हाँ। और फिर वो अध्यक्ष बने तो उन्होंने युवा जनता के नाम से एक घोषणा की, और दुर्भाग्य से ये हुआ कि उसमें पूर्व समाजवादी ही लगभग सारे पदों पर उन्हीं को स्थान दे दिया गया। जनसंघ जिसके 85 लोकसभा सदस्य थे उस समय, 275 में से 300 में से 85 लोकसभा सदस्य जनसंघ के थे, उनको सहमंत्री का पद भी नहीं दिया। अकाली दल का कोई प्रतिनिधित्व उसमें नहीं, उनको अछूत बना दिया। नहीं, अरे हमको बना दिया, अकाली दल का प्रतिनिधित्व नहीं, संगठन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं, और बहुत छोटे दल मिलके आए थे। बीकेडी जो थी अपने भारतीय क्रांति दल, चरण सिंह जी के, उनके भी बड़े नाम मात्र के लोग लिए थे। तो फिर वहां पर वो एक डिवाइडर है प्रगति मैदान में, 2 सड़क के बीच में एक जगह है, शायद अब तो वहां पेड़ लग गए पर उस समय पेड़ नहीं लगे थे। तो वहां पर ऐसे जितने लोग थे जिनको लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ, सब लोग बैठे थे। सौभाग्य से मैं भी वहां उपस्थित था और उन्होंने तय किया कि हमको एक नया युवा संगठन बनाना चाहिए। इसलिए सारे लोगों ने मिलकर और युवा संगठन बनाया। उसमें मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी, डिवाइडर में आधे लोग उधर चले गए, आधे लोग उधर चले गए। बट ये आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सड़क के डिवाइडर पर बैठ के जनता युवा मोर्चे का गठन पहली बार हुआ। उसके अध्यक्ष बने थे, बैतूल से सांसद थे उस समय सुभाष आहूजा, और मंत्री बने थे, दौसा करके सीट है राजस्थान की, उसके सांसद थे नाथू सिंह। ये लोग बने और फिर हम लोग कार्यकारिणी में आए। इतने साल आपको बीजेपी में काम करते हुए हो गए, क्या लगता है चुनाव घोषणा पत्र में जो बातें लिखी जाती है उन पर अमल होता है, केवल दिखाने के लिए, भरमाने के लिए? बिल्कुल अमल होता है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि कोशिश ये होती है कि 100% अमल हो। आप ही लिखते हैं चुनाव घोषणा पत्र? जी हाँ, नगरीय निकाय को तक करीब मैंने ही पिछले 3 या 4 चुनाव जितने हुए हैं प्रदेश का घोषणा पत्र भी बनाया, और इंदौर नगर के तो जितने घोषणा पत्र बने हैं उसमें मेरा सहयोग रहता है हमेशा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हमने कोशिश ये की है कि जितना हो सके घोषणा पत्र के कार्यों को हम पूरा करें। जैसे मैं आपको बताऊं कि 1983 के घोषणा पत्र में हमने ये खान नदी, जिसको आजकल रिवर साइड कॉरिडोर जिसका नाम दिया है, उसमें ये कि यही स्कीम जो अब दिल्ली से आ रही है जी, पूरा एक बड़ा पैराग्राफ उसका डाला था और उसका शीर्षक ही था, उसका नाम था हमारे सपनों का शहर, और उसके नीचे की पंक्ति थी कि खान नदी इंदौर की जीवन रेखा बनेगी। ये 20 साल पहले कितना साहब, 1983, 17 और 13, 30 साल पहले आपने। जी हाँ। तो और उसके पीछे जो प्रेरणा थी, वो एक बार कहीं कोई अखबार के विशेषांक थे और श्री लक्ष्मण सिंह जी चौहान मेरे रिश्तेदार हुआ करते थे, उनके वहां रेफरेंस की बहुत जी वो रीति थी। तो उनके वहां मैंने देखा था कि हाथी नहा रहे हैं छतरी बाग के, एक वो जो बांध बंधा हुआ है जहां पर नया पुल बनने वाला है अभी, वहां पर हाथी नहा रहे हैं। मैंने कहा इतना पानी इस नदी में रहता था। और फिर उसके बारे में जो इंदौर की योजना जिन्होंने बनाई थी पहले, उनको पढ़ा, बाकी साहित्य निकाला, और उसमें देखा कि हाँ इस नदी में पानी तो रहा है। और उसको लेकर फिर हम गए थे, मैं जब आपातकाल में पूरे समय और भूमिगत रहा था, तो जयपुर में चूंकि मेरा परिवार रिश्तेदारी है तो अधिकांश समय मैंने वहां पर बिताया।
तो वहां पर उस समय उन्होंने एक बहुत चौड़ा नाला था जिसे आज खान नदी है, और उसको पूरा छत से ढककर, और वहां का जो प्रसिद्ध मार्केट है अभी, वो इंदिरा मार्केट उसके ऊपर नाले के ऊपर बना हुआ है, उसका निर्माण होते हुए मैंने देखा था, और लगभग 2000 दुकानें उस पर बनी हुई है उस इंदिरा मार्केट में नाले के ऊपर। तो मुझे लगा कि हाँ, खान नदी के किनारों पर ऐसा हो सकता है। फिर हमने धारकर जी से बात की, उनका बड़ा सहयोग रहा, मार्गदर्शन रहा मुझे, और यह हुआ कि नहीं, इस मुद्दे को डालना चाहिए। और आज जितना अतिक्रमण हो चुका है, जितने पट्टे मिल चुके हैं खान नदी के दोनों किनारों पर, वो उस समय नहीं था। बहुत जगह खाली थी 30 साल पहले, और आराम से 2 सड़कें भी निकल सकती थी, बीच में पानी भी भरा जा सकता था, और दुकानें भी आसपास बनाकर उसको एक अच्छा स्वरूप दिया जा सकता था। किंतु वो 30 साल निकल गए। इसके बीच में जब धारकर जी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे, तब उन्होंने प्रदेश सरकार से पैसा दिलवाया था। वो पैसा अच्छे हाथों में नहीं गया, और 1 फीट की पाइपलाइन छतरीबाग से लेके और आगे तक डाली गई, जो इंदौर के सीवर को वहन करने में क्षमता नहीं थी उसकी, इसलिए वो काम में आए बगैर चोरी चली गई, और वो 2.5-3 करोड़ रुपए चले गए। अब फिर से मोदी जी लगे हैं, और ईश्वर चाहे कि ये योजना फिर से सफल हो, और इन सपनों के शहर के बारे में जो कल्पना 30 साल पहले हमने की थी, वो पूरी हो, ये मेरी कामना है। आप बुरहानपुर का कामकाज देखते हैं पार्टी का, तो इंदौर में रह के कैसे देखते हैं आप कामकाज? नहीं, समय समय पर प्रवास करने जाते हैं, या तो रेल से चले जाते हैं या किसी गाड़ी लेके चले जाते हैं। अच्छा, ये जो आजकल भोजन भंडारे का बड़ा फैशन आ गया है, सभी पार्टी के नेता कोई भोजन भंडारा करा रहा है, कोई चुनरी यात्रा निकाल रहा है, कोई गरबा करा रहा है, कोई गणेश जी की आराधना का नाटक कर रहा है। हाँ। क्योंकि आराधना तो घर में बैठ के भी हो सकती है। इस सब का चुनाव पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं, ये अगर चुनाव की दृष्टि से करते हैं तो ये ठीक नहीं है, पर सामाजिक जागरण में, राजनीति में रहने वाले व्यक्तियों का कर्तव्य भी है कि ये आयोजन ठीक से हो। और आप जो अभी बोल रहे हैं, इंदौर में आयोजन अगर सोचो तो हम 3 परिवार करते थे। एक गिरी जी का परिवार था जो टोरी कॉर्नर पे कवि सम्मेलन, मुशायरे, इसमें का आयोजन करते थे। एक हमारा परिवार था, वो अभिव्यक्ति के नाम से और बियाबानी चौराहे पर यह आयोजन करता था, और उसमें प्रतिवर्ष अच्छे गणेशोत्सव का, अच्छे नवरात्रि का प्रथम पुरस्कार लगभग 20 वर्षों तक हम लोगों को मिला। एक छावनी में करते थे, 3 आयोजन होते थे, और उसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं रहता था। सारी पार्टियों के लोग उसमें शामिल होते थे। जैसे गिरी जी करते थे तो हमारे गोकुल दादा हैं, सत्यनारायण जी सत्तन है, हमारी पार्टी के लोग थे, पर उनका सक्रिय उसमें योगदान रहता था। अब अगर ऐसा हो गया, पर जो इसमें मेरा हाँ रहती है कि नहीं, भोजन होना चाहिए। उसके पीछे यह है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सिख धर्म की स्थापना, मतलब खालसा पंथ की स्थापना की जी, उसमें संगत और पंगत जी, इसको संगठन का मूल उन्होंने माना। अच्छा, साथ में बैठ के भोजन करना, साथ में भोजन करना और साथ में रहना, उससे दूरियां कम होती है, जाति पाति का भेदभाव खत्म होता है, आपस में मेल मिलाप होता है। इसलिए संगत और पंगत के तो मैं भी समर्थन में हूं, पर उसके पीछे उद्देश्य समाज को इकट्ठा करना रहना चाहिए। अपना राजनीतिक लाभ अगर उसमें हो जाए उपलक्ष्य में तो बात अलग है, पर जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए। हेतु राजनीतिक लाभ ना हो, बस हेतु है कि लोग मिले जुले, संगत करें, पंगत संगत और पंगत, इसके आधार पर खालसा पंथ खड़ा हुआ, और उन्होंने इस देश को मुगलों की गुलामी से मुक्त करवाने का प्रयास किया। ये मुख्यमंत्री की घोषणा बार बार होती है जी। कोई 7,500 घोषणाएं कर चुके हैं 8-9 सालों में मुख्यमंत्री, और 3 घोषणाएं प्रतिदिन करते हैं। उनको घोषणा वीर भी कहा गया है। आपकी पार्टी के ही रघुनंदन शर्मा जी ने कहा कि घोषणा वीर है हमारे मुख्यमंत्री जी। इस तरह की घोषणाओं से कोई फायदा होता है पार्टी को? नहीं, घोषणा वीर वो है, हाँ। पर वीर इसलिए कहलाते हैं कि वो उसको पूरा कर रहे हैं। वो ढपोर संख नहीं है कि बचता है देता नहीं है। इतने तो पैसे ही नहीं है सरकार के पास। नहीं, बताइए ना, मुझे आप बताइए कि उनकी कौन सी घोषणा ऐसी है जो उन्होंने पूरी नहीं की। उन्होंने कहा इंदौर मेरे सपनों का शहर है, और अगर ये इंदौर सपनों का शहर है जो अभी वर्तमान में दिखता है, तो भगवान करे कि वो सपने ना देखें। मैं आपको बताता हूं कि हमने 10 साल कांग्रेस के देखे, उसमें 5 साल हमारी नगर निगम रही, 5 साल कांग्रेस के मधुकर जी वर्मा रहे। तनख्वाह बांटने के लिए मधुकर जी वर्मा को भी परेशान होना पड़ता था, कैलाश विजयवर्गीय को भी होना पड़ता था ना, और वो धारकर जी का 30 साल का समय में नहीं बताता। पर आज हालत यह है नगर निगम में कि 200 करोड़ रुपए नगरीय निकायों के जो मुख्यमंत्री जी ने विकास की योजना बनाई है, उसमें 2000 करोड़ में से 200 करोड़ रुपए उन्होंने इस साल के लिए दिए। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं दे रहे, जो योजना ला रहे हैं, कहीं सड़क बनाना है, पानी की व्यवस्था करनी है, अभी बिजली की व्यवस्था, अभी हमारा बिल चुकाना बाकी है, तो कनेक्शन करवा के उन्होंने दिया है नर्मदा के 3रे फेज के लिए। इसलिए जितना वो दे सकते हैं वो दे रहे हैं। और इंदौर को तो
वो आते हैं बार बार और इंदौर के बारे में इतनी चिंता करते हैं और उस चिंता को पूरा करने के लिए प्रयत्न भी करते हैं और साधन भी देते हैं। इसलिए ऐसा कहना गलत है कि आप उनके पक्ष में ही बोलेंगे। 100% हूं। आप किस बात को अपने जीवन की उपलब्धि मानते हैं? इतना लंबा राजनीतिक करियर आपका हुआ है। राजनीति में जब हम लोग आए थे तो ऐसा लगता था कि कुछ जनता की भलाई का काम करेंगे, कोई अच्छा शासन व्यवस्था लाएंगे। उसमें जो मैं जिसके ऊपर मैं गर्व कर सकता हूं या जिसके कारण मैं पूरे जीवन भर राजनीति में रह सकता हूं बगैर कुछ प्राप्त किए, वो जब 1977 से 80 के बीच में इंदौर जिला मतलब ग्रामीणों शहर मिलके उसका जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी था जी, और साथ के साथ में जनता पार्टी का भी महामंत्री बना और बाद में जब भारतीय जनता पार्टी बन गई उसका भी महामंत्री बना। उस समय इंदौर में नकली दवाइयों का कारोबार बहुत चलता था, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, और वो किसी को पता नहीं था। तो जूनियर डॉक्टर्स की कोई हड़ताल चल रही थी। ये कब की बात है सर? ये 1978 की। तो जूनियर डॉक्टर्स की एक हड़ताल चल रही थी, उसमें हमारे विद्यार्थी परिषद के जो हमारे साथ काम करने वाले लड़के थे जो जूनियर डॉक्टर बन गए, उस एसोसिएशन के पदाधिकारी बन गए थे, अशोक विरांग वगैरह। तो उन्होंने हमको बुलाया कि आप लोग राजनीतिक रूप से भी मदद कीजिए, हमारी समस्या है, सरकार भी है मिलीजुली है पर आप भी हैं इसमें। तब हम बार बार वहां पर जाते थे, उनके आंदोलन का समर्थन करते थे, उनके समर्थन में बाहर धरने पे बैठे, और उसी में से पता लगा कि बीकासूल के नाम से कोई बीसूल करके कैप्सूल सप्लाई हो रहा है जिसमें दवा की क्वांटिटी उसकी 20वां हिस्सा भी नहीं है। और ऐसी दवाएं मतलब जितने एंटीबायोटिक्स हैं, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, वो सब में हो रहा है। और वहां के लोगों ने, उन्हीं डॉक्टर ने, जूनियर डॉक्टर ने बताया कि ऐसा पूरा जो सुप्रिंटेंडेंट है वो भी मिले हुए हैं और नीचे तक लोग मिले हुए हैं और इसको अपन ने उठाना चाहिए। उस मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर हम लोगों ने उठाया और उसके लिए फिर हम धरना देके वहाँ आंदोलन करके बैठे। मेरे स्वर्गवासी साथी थे महामंत्री उस समय लाल सिंह चोड़ावत, उनका भी बड़ा योगदान उसमें रहा, और बाकी जो हमारे साथी थे, मानक सोगानी है, कल्याण मुंदला है, ये बाकी लोग भी, राय भवर सिंह जी शेखावत है, और हम लोगों ने उस आंदोलन को 1.5 महीने चलाया। और फिर खुद स्वास्थ्य मंत्री जी शीतला जी थे, वो आए, उन्होंने उनकी सैंपलिंग करवाई सारी दवाओं की, और उसमें जब कंटेंट कम पाई गई तो 400 फैक्ट्रियों पर छापे पड़े। वो इम्पोर्ट, उस समय दवाओं का आयात फ्री नहीं था, इंपोर्ट लाइसेंस मिलते थे और वो बड़े ऊंचे दाम पे बड़ी कंपनी वाले खरीद लेते थे। तो वो सारी दवाएं तो बिक जाती थी और पता लगता था कहीं चूने वो चाक मट्टी बेची जा रही है, कहीं हल्दी का पाउडर कैप्सूल में भर के बेचा जा रहा। इतना अन्याय और इतना जुल्म गरीब लोगों के साथ हो रहा था, वो हमने रोका और इंदौर की वो 400 फैक्ट्रियां बंद हुई। जो जिनाइन थी, वास्तविक थी, जिनमें अच्छी दवाएं मिलती थी, वो इंदौर में विकसित हुई, पनपी, और उसके कारण आज पूरे दुनिया, हिंदुस्तान में तीसरे या चौथे नंबर पर दवाई उत्पादन में, अच्छी दवाई उत्पादन में इंदौर का नाम है। ये 35 साल पहले भी ऐसा रेकेट चलता था, आजकल बिल्कुल चलता था। और उसमें रास्ते ऐसे निकाले जाते थे कि साहब वो लघु उद्योग निगम के मार्फत ही दवाई खरीदी जाए। अभी आपको पता हो कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो सारी व्यवस्था खत्म की है दवाई खरीदने की, और उन्होंने कहा नहीं, जो सबसे अच्छी श्रेष्ठ दवा है वो खरीदी जाएगी और मुफ्त में दी जाएगी। ये चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? महंगाई पर, भ्रष्टाचार पे, या विकास के? ये मुद्दा एक तो उपलब्धियों के कारण लड़ा जाएगा कि हमारी उपलब्धि अच्छी है, हमारा चरित्र अच्छा है, बहुत अच्छी सरकार हमने दी है और वादे पूरे करके दिए, इसलिए जनता हमको दोबारा चुने। दूसरा, 10 साल पहले, 5 साल जो अब हमारे 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 10 वर्ष पूर्व का बंटाधार शासन जो था उसकी याद दिलाई जाएगी, उसके चित्र, उसके सब बताए जाएंगे, और उसकी स्मृति ताजा करने के लिए मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के जितने प्रकल्प हैं उनको दिखाना भर पर्याप्त है। हाँ। मध्य प्रदेश में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो दिखा दो तो याद आ जाएगी दिग्विजय सिंह जी की सड़कों की। मध्य प्रदेश में जो एम्स बनने वाला था, सुषमा जी बना, जिसका पैसा देके गई, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ। वो दिखा दो तो उनकी योजनाओं की पोल खुल जाएगी। इसलिए इन मध्य प्रदेश में कोयला नहीं देना, बिजली का अभाव पैदा करना, जितना कर सकते हैं, इंदिरा आवास नहीं देना, ग्रामीण सड़क के लिए पैसा नहीं देना, ये सब बातें हम बताएंगे जो अन्याय कर रहे हैं ये। और जनता को यह भी लग रहा है कि आने वाली सरकार दिल्ली में भी इनकी नहीं बनने वाली है। इसलिए कांग्रेस का अन्याय, कांग्रेस की कमियां और कांग्रेस का व्यवहार जो अन्य राज्यों में हमारे आसपास कांग्रेस का शासन लोग देख रहे हैं, उसको दिखाकर भी हम हमारी उपलब्धियों को आधार पर वोट। बीजेपी के अधिवेशन में पिछले दिनों दिल्ली में एक बात हुई थी जिसमें कहा गया था कि बीजेपी की छवि एक बहुत ईमानदार, स्वस्थ और मेहनतकश लोगों की जमात के रूप में, जो अब हो गई है, येदियुरप्पा का नाम लिया गया कि येदियुरप्पा के कारण पार्टी की छवि को बहुत नुकसान हुआ कर्नाटक में। मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी को प्रश्रय देने के मामले में क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं पहले उसका आपको जवाब दे दूं। एक ऐसी पार्टी जो तत्काल कार्रवाई करती है,
भाई आपको कोई मापदंड बनाना पड़ेगा कि चार्जशीट फ्रेम हो जाएगी किसी पर, तब वो मानेंगे कि हाँ एक प्राइमा फेसी केस उसके खिलाफ बनता है। नहीं तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो सब पे लगेंगे, कोई अछूता नहीं रहेगा। ईमानदार से ईमानदार आदमी भी अछूता नहीं रहेगा, इसलिए आरोप तो लगेंगे। जब आरोप लगेंगे तो आप एक कोई रेखा तय कीजिए कि साहब अगर कोर्ट में पेश हो जाए चालान और प्राइमा फेसी केस उसके खिलाफ तय हो जाए, तो हमने तो प्राइमा फेसी केस तय होने के पहले, चालान पेश होने के पहले मुख्यमंत्री पद से उनका इस्तीफा करवाया। तो इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए या इसका खामियाजा? पार्टी के एक विधायक के खिलाफ ही पार्टी के दूसरे विधायक पश्चात देते हैं, FIR दर्ज कराने के लिए प्रेरित करते हैं, फिर उनका नाम दर्ज किया जाता है 307 में, काटा जाता है। उस घटना में मैं बहुत बारीकी से उसमें मैं रहा हूँ लिप्त। जैसे पुलिस वाले राजनीति कर रहे हैं, क्या पुलिस अफसर इस पर राजनीति कर रहे हैं? नहीं, वो उसमें खबरें ही गलत लीक हुई है। उस दिन किसी भी विधायक ने थाने पर टेलीफोन नहीं किया था। अब आपको भी पता हो कि मरणासन्न व्यक्ति अगर डाइंग डिक्लेरेशन देता है तो उसकी FIR लिखना ही पड़ती है। कोई पुलिस वाला ये जानते हुए भी कि ये आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हाँ। पर अगर मरणासन्न व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन में किसी व्यक्ति का या किसी व्यक्ति के समूह का नाम लेता है तो FIR में तो उसका नाम लिखना ही पड़ेगा। हाँ, जांच के बाद वो कह सकते हैं कि ये नाम गलत था, इसको हम निकाल रहे हैं, जो निकाल दिया उन्होंने। तो इसलिए उसमें हुआ ये कि गलतफहमियां पैदा की गई और बाद में समझ में आया दोनों पक्षों को कि नहीं ये गलतफहमी थी, इसलिए सब साथ में मिलकर पार्टी का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के कार्यक्रम में जा रहे हैं। इसलिए वो कोई किसी ने लिखवाई थी ऐसा नहीं है। ये है कि उनका वो उस व्यक्ति विशेष से जो अपराधी चरित्र का है उससे उनका कुछ था विवाद, उसका फायदा उसने, जब उसको किसी ने गोली मारी तो उसका फायदा उठाने की उसने कोशिश की। बाकी पार्टी के सारे लोग बिल्कुल बिल्कुल सारे। कोई आपको लगता है बीजेपी की छवि कुछ क्षरण हुआ है? बीजेपी की छवि का एक बात का मुझे बहुत दुख होता है कि जिन बातों को लेकर हम राजनीति में आए थे, जैसे मैं बताऊं आपको, जब पहली बार मैंने जनसंघ का सदस्यता पत्र भरा था तो आपको आश्चर्य होगा कि उस समय जो अभी बाद में वो हमारे संगठन महामंत्री भी बने, प्रदेश के भाजपा के जनता एवं मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री भी बने, प्रदेश के महामंत्री बने, श्री मेघराज जैन, वो एक वार्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने वो सदस्यता पत्रक सबसे पहले 1969 में मेरे से भरवाया था। तो उसमें जो 10 बातें थी कि क्या करने वाली जनसंघ, उसमें एक था और वो शब्द था, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो शब्द कुनबा परस्ती, मतलब वो शुद्ध हिंदी का कोई शब्द होना था, पर वो लिखा हुआ था कि कुनबा परस्ती के विरुद्ध में मैं शपथ लेता हूं। पर उसके बाद आई तो ऐसी बहुत सी बातें आई है। राजनीति में हो ये गया है कि जीतने का जो चुनाव की राजनीति में है, जीतने का जो सोच रहे हैं कि बस जीतना है किसी भी हालत में, उसके कारण कहीं कहीं गड़बड़ होती है, कुछ गलत लोग आ जाते हैं। पर वो इस राजनीति का हिस्सा बनाने का अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश में प्रभावी रूप में राजनीति करने वाली 50 साल तक वो कांग्रेस है। क्योंकि मेरा परिवार तो बहुत शुरू से राजनीति से जुड़ा रहा, पिताजी आर्य समाज से जुड़े थे, भाई साहब कांग्रेस से जुड़े थे। मैंने देखा कि इंदौर के जितने अखाड़े के बड़े पहलवान होते थे वो सब कांग्रेस के साथ रहते थे। उनके डर से कोई कुछ कर नहीं सकता था अपने मोहल्ले में। ये भरपूर उपयोग कांग्रेस ने बरसों बरस किया। जितने डाकू थे चंबल के वो सब कांग्रेस से जुड़े हुए थे और आत्मसमर्पण के बाद में उनको टिकट देने का काम भी अर्जुन सिंह जी ने किया था। एक नहीं 4 नाम में गिना सकता हूं आपको। तो ये सारे क्षरण का दोष अगर जो परंपरा स्थापित हुई है, अब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक है कि हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सारी पार्टियों में लगने लगा है कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है और जनता ठीक कर रही है। हम नहीं करेंगे तो जनता ठीक कर देगी ऐसे लोगों। बाबू सिंह हमारे स्टूडियो आए, हमारे आग्रह पर कम समय में भी आपने वक्त निकाला और हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया उसके लिए बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज इतना ही। नमस्कार।